आज हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने वेक्टर चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। लेकिन रेस्ट और मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं? तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आज का आपका है वो है काइनेमेटिक्स। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स, बताइए व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी किया जाता है। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को स्टडी किया जाता है। उस ऑब्जेक्ट में किस वजह से मोशन प्रोड्यूस हुई, उससे इस काइनेमेटिक्स को कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं कि उस ऑब्जेक्ट में किस कारण से मोशन प्रोड्यूस हुई, इस कारण से काइनेमेटिक्स को कोई लेना देना नहीं है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के केवल एंड केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। वो मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुई, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम काइनेमेटिक्स के अंदर केवल एंड केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without the cause of motion, without the cause of motion is called kinematics. काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन हमने जान लिया। तो अब देखेंगे हम रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? चैप्टर का क्या नाम है? रेस्ट एंड मोशन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। आप कब बोलेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है? ठीक है, तो चलिए मान लीजिए दो पर्सन है। एक है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। यदि मैं बोलूं कि पर्सन ए चुपचाप खड़ा है, ठीक है, और पर्सन बी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा है। पर्सन ए चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा है और पर्सन बी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा है। तो ऐसे में इन दोनों पर्सन के बीच, पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। जब दोनों पर्सन अपने अपने जगह पर चुपचाप खड़े हैं, तो ऐसे में इन दोनों पर्सन के बीच किसी भी प्रकार का कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये 5 मीटर ही है, ये 5 मीटर ही रहेगा जब तक ये दोनों चुपचाप खड़े हैं ना। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि 5 मीटर है तो अभी से 1 घंटे बाद भी इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 5 मीटर ही रहेगी। मतलब जब तक ये दोनों चुपचाप खड़े हैं ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो हम बोलेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, क्योंकि इन दोनों के बीच का किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टेंस, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम बोलेंगे कोई पोजीशन इन ए और बी के बीच किसी प्रकार का कोई पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है। तो हम बोलेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में जो पर्सन बी है ना, वो रेस्ट में है। हम क्या बोलेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में पर्सन बी जो है रेस्ट में। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। पर्सन बी के ए के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दोनों चुपचाप खड़े हैं। या फिर हम बोलेंगे कि बी के रेस्पेक्ट में ए भी रेस्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में ए भी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ए का भी पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, दोनों चुपचाप खड़े हैं। तो कहां से इनकी पोजीशन चेंज होगी? क्योंकि इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे
कि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है या फिर बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है। ठीक है, वैसे तो आपको समझाने के लिए हमने दो पर्सन को एग्जांपल लिया, लेकिन आप रेफरेंस किसी भी चीज को मान सकते हो। जैसे हमने ए को रेफरेंस माना और बोला कि बी रेस्ट में है, फिर एक बार हमने बी को रेफरेंस माना और बोला कि ए रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन आप रेफरेंस अपने सराउंडिंग में उपस्थित किसी भी चीज को रेफरेंस मान सकते हो। अपने सराउंडिंग में उपस्थित किसी भी चीज को आप रेफरेंस मान सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट की डिफिनेशन क्या हुई? रेस्ट की डिफिनेशन यह हुई, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी रेस्ट में है। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का, यदि किसी बॉडी का उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लाइक दिस, दोनों चुपचाप खड़े हैं तो ना तो इनके रेस्पेक्ट में इनका पोजीशन चेंज हो रही है, ना इनके रेस्पेक्ट में इनका पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है या फिर बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ द पोजीशन of an object do not change with respect to their surrounding, with respect to their surrounding with the passage of time, with the passage of टाइम तो चेंज हो रही है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। टाइम चेंज हो रही है लेकिन उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे में बोलेंगे कि वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। देन इट इज सेड दैट object is at रेस्ट। ठीक है, तो हमने जान लिया कि रेस्ट क्या होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मोशन। तूने रेस्ट के बारे में जान लिया, अब मोशन के बारे में जान लो कि व्हाट इज मोशन। बताओ व्हाट इज मोशन। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं एक बार। मान लो ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। ठीक है, पर्सन ए क्या है कि चुपचाप खड़ा है अपने जगह पर, पर्सन ए चुपचाप खड़ा है, लेकिन इस बार पर्सन बी वॉक कर रहा है। पर्सन बी क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि पर्सन बी वॉक कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पर्सन बी वॉक कर रहा है, मान लो कभी इधर गया, इधर जाने से ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर वापस पर्सन इधर आया, तो जैसे इधर आते गया ना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस घटते चले जाएगी। फिर पर्सन ऊपर जाएगा, बी पर्सन ऊपर जाएगा तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। फिर पर्सन नीचे आएगा तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस घटते जाएगी। फिर नीचे जाएगा तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगेन बढ़ते जाएगा। फिर वापस आएगा तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगेन घटते जाएगा। क्योंकि पर्सन बी वॉक कर रहा है ना, तो किधर भी वॉक कर सकता है। तो क्योंकि पर्सन बी वॉक कर रहा है, इसलिए इन दोनों के पर्सन के बीच, ए और बी के बीच डिस्टेंस हमेशा चेंज हो रही है। क्योंकि पर्सन बी वॉक कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। क्योंकि पर्सन बी वॉक कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि पर्सन बी की पोजीशन लगातार ए के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है।
क्योंकि पर्सन बी वॉक कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये बी के पोजीशन हमेशा चेंज हो रही है। बी की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में जो पर्सन बी है ना वो मोशन में है, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है। क्योंकि बी वॉक कर रहा है इसलिए हम बोलेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में पर्सन बी मोशन में है। पोजीशन चेंज हो रही है ना, क्योंकि बी की पोजीशन लगातार ए के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि बी कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ 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 रहा है। क्योंकि बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है इसलिए हम बोलेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में पर्सन बी मोशन में है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि बी के रेस्पेक्ट में पर्सन ए मोशन में है। आप ये भी बोल सकते हो कि बी के रेस्पेक्ट में पर्सन ए मोशन में है। तुम बोलोगे ये तो चुपचाप खड़ा है, ये अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यदि बात करूं मैं बी को रेफरेंस मानूं तो बी के रेस्पेक्ट में पर्सन ए का भी डिस्टेंस चेंज हो रही है लगातार। बी के रेस्पेक्ट में पर्सन ए का भी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। जैसे ही बी दूर गया ना तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस वेरी कर जाएगी। जैसे ही बी उधर जाएगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस वेरी कर जाएगी। जैसे ही बी इधर आएगा ए और बी के बीच का पोजीशन वेरी कर जाएगी। क्योंकि ए का भी पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। भले ही बी ही वॉकिंग क्यों नहीं कर रहा हो, भले ही बी वॉक कर रहा है और ए चुपचाप खड़ी है, लेकिन फिर भी यदि हम बी को रेस्पेक्ट मान रहे हैं ना, बी को यदि रेफरेंस मानते हैं तो हम पाएंगे कि बी के रेस्पेक्ट में भी पर्सन ए का पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। क्योंकि बी मोशन में है, क्योंकि बी वॉक कर रहा है, क्योंकि बी वॉक कर रहा है, इसलिए ए का भी पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है। तो हम बोलेंगे कि बी के रेस्पेक्ट में भी ए मोशन में है। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में भी ए मोशन में है। फिर वही बात कि हमने आपको समझाने के लिए एक बार ए को रेस्पेक्ट माना, एक बार ए को रेफरेंस माना, एक बार बी को रेफरेंस माना, लेकिन आप चाहो तो रेफरेंस किसी भी चीज को मान सकते हो, रेफरेंस किसी भी चीज को मान सकते हो। तो अपने सराउंडिंग में उपस्थित किसी भी चीज को आप रेफरेंस मान सकते हो। तो हम मोशन की डिफिनीशन बोल सकते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मोशन में है। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। चेंज इन पोजीशन बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो हम मोशन का डिफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ, खुद से लिख सकते हो। यहां पर क्या लिखा है रेस्ट के डिफिनेशन में, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद देयर सराउंडिंग। मोशन में नॉट को हटा देंगे, डू नॉट को हटा देंगे, क्या हो जाएगा कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेज, डू नॉट को हटा देंगे। जब मोशन का डिफिनेशन लिखेंगे ना तो इस डू नॉट को हटा देना, बाकी चीजें वही रह जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे मोशन का डिफिनेशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to their surrounding, surroundings with the passage of time, then it is said that object is in मोशन। ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। तो अभी हमने जाना कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। आप इतनी डिफिनेशन याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलो एक दो गो इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंट 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 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट ये कि देखो, जब मैं तुमको रेस्ट के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा कि मान लो दो पर्सन है, एक है ए और एक है बी। ए भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा है और बी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा है। तो हमने बोला था कि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, या फिर हमने ये भी बोला था कि बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है। और जब मैं तुमको मोशन के बारे में बताया था तब मैंने कहा था कि देखो, ए चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा है और पर्सन बी वॉक कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तब मैंने कहा था कि ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है, या फिर मैंने ये भी बोला था कि बी के रिस्पेक्ट में ए मोशन में है। कहने का मतलब ये कि मैं जब तुमको रेस्ट या मोशन के बारे में समझा रहा था ना, तो मैं किसी न किसी चीज को रेफरेंस मान के समझा रहा था। जब मैं तुमको रेस्ट के बारे में बता रहा था तो मैंने ए को रेफरेंस माना, या फिर मैंने बी को रेफरेंस माना। और जब मैं तुमको मोशन के बारे में बता रहा था तो मैंने या तो फिर एक बार ए को रेफरेंस माना या फिर एक बार बी को रेफरेंस माना। कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज को रेफरेंस माने बगैर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट के पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब तक हम किसी चीज को रेफरेंस नहीं मानेंगे, हम रेस्ट या मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको रेस्ट और मोशन को डिफाइन करनी है, यदि आपको रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करनी है, तो आपको किसी न किसी चीज को रेफरेंस माननी ही पड़ेगी। बिना रेफरेंस माने हुए आप रेस्ट या मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। बिना रेफरेंस माने हुए आप रेस्ट या मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि रेस्ट हो या फिर मोशन हो, दोनों एक रिलेटिव क्वांटिटी है। क्योंकि रेस्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे किसी न किसी चीज को रेफरेंस की मानने की आवश्यकता है, क्योंकि मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे किसी न किसी चीज को रेफरेंस मानने की आवश्यकता है। इसलिए हम बोलेंगे चाहे वो रेस्ट हो या फिर मोशन हो, दोनों को डिफाइन करने के लिए हमको क्योंकि किसी न किसी चीज को रेफरेंस मानने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम बोलेंगे कि रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो इस बात को लिख दिया जाए पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 में कि रेस्ट और मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों एक रिलेटिव क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो, मान लो दो व्यक्ति किसी ट्रेन में जा रहे हैं। दो व्यक्ति किसी ट्रेन में आमने सामने बैठे हुए हैं और वो ट्रेन जा रही है अपनी फुल स्पीड से। दो व्यक्ति किसी ट्रेन में आमने सामने बैठे हुए हैं और वो ट्रेन जा रही है, और मैं उन दोनों व्यक्ति को ट्रेन से बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं। क्योंकि वो दोनों व्यक्ति ट्रेन में आमने सामने बैठे हुए हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्योंकि वो दोनों व्यक्ति ट्रेन में आमने सामने चुपचाप बैठे हुए हैं अपने अपने जगह पर, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्योंकि मैं उस ट्रेन के बाहर खड़ा हूं और ट्रेन मोशन में है, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन जा रही है, तो मैं बोलूंगा ना कि वो दोनों व्यक्ति मोशन में है। मैं क्या बोलूंगा कि वो दोनों व्यक्ति मोशन में, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन जा रही है, इसलिए उन दोनों पर्सन के बीच और मेरे बीच का पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि वो दोनों पर्सन मोशन में है। तो एक ही व्यक्ति किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में है। वो दोनों व्यक्ति जो ट्रेन में आमने सामने बैठे हुए हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन वही दोनों व्यक्ति
जो मेरे रेस्पेक्ट में, जो ट्रेन से बाहर खड़ा है, उनको देख रहा है, तो वो दोनों व्यक्ति मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो हम कैसे कहें कि वो व्यक्ति पूरी तरह से रेस्ट में है या पूरी तरह से मोशन में है? वही व्यक्ति मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में है और वही व्यक्ति एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो कहने का मतलब ये कि इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज ना तो पूरी तरह से रेस्ट में है, ना तो पूरी तरह से मोशन में है। किसी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है और किसी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। आप यदि रेफरेंस को फिक्स कर देंगे ना, तो आप बोल सकते हैं यस वो रेस्ट में है उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, यस वो मोशन में है उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। लेकिन यदि आप रेफरेंस तो लगातार चेंज हो सकती है, मैंने बोला रेफरेंस आप किसी भी चीज को मान सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप रेफरेंस चेंज कर दोगे ना, तो वही व्यक्ति जो रेस्ट में था वही व्यक्ति मोशन में भी हो सकता है। ट्रेन वाला एग्जांपल मैंने बताया ना कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में था, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में जो ट्रेन से बाहर में उनको देख रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में वो दोनों व्यक्ति मोशन में थे, है ना। तो कहने का मतलब ये कि चाहे रेस्ट हो या मोशन हो, कोई भी बॉडी या तो पूरी तरह से ना तो रेस्ट में है ना तो मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल रेस्ट में है या तो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल मोशन में है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख दिया जाए कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इज इन एब्सोल्यूट मोशन। नथिंग या फिर नो बॉडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इज इन एब्सोल्यूट मोशन। इस संसार में कोई भी बॉडी या फिर यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ना तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट रेस्ट में है, ना तो वो एब्सोल्यूट मोशन में है। तो ये है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। अब हम देखेंगे डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होती है? तो देखो, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, जो ए पॉइंट पर खड़ा है। कोई पर्सन कहां खड़ा है? ए पॉइंट पर खड़ा है। और थोड़ी देर बाद पर्सन इस पाथ को फॉलो करते हुए कहां पहुंच गया? तो बी पॉइंट पर पहुंच गया। कोई पर्सन ए पॉइंट पर खड़ा है और थोड़ी देर बाद इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो यदि मैं बोलूं इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं क्या करूंगा कि इसके पाथ को, पर्सन इसी पाथ से होकर गया है ना बी पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा इसके पाथ के लेंथ को मापूंगा। और जब मैंने इसके पाथ को लेंथ को मापा तो मुझे मिला कि इसकी पाथ की लेंथ कितनी है? तो 2 मीटर है। तो मैं बोलूंगा कि पर्सन ने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। पर्सन ने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक जाने में, ठीक है। अब मान लो पर्सन ए से बी तक ही गया, लेकिन इस पाथ को फॉलो करते हुए गया। जब सेकंड टाइम गया ए से बी के पास, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए गया, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं कि पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व पाथ की लंबाई को मापूंगा। आप जैसे भी माप लो, इस कर्व पाथ को बिल्कुल सीधा करो और इसकी लंबाई को मेजर कर लो। क्या करेंगे, इस कर्व पाथ को बिल्कुल सीधा करेंगे और इसकी लंबाई को मेजर कर लेंगे। या फिर यदि हम इस कर्व पाथ को ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हमने इस कर्व पाथ को मेजर किया ना, कर्व पाथ के लंबाई को मेजर किया, तो मुझे मिला कि ये कर्व पाथ 3 मीटर लंबी है। जब मैंने इस कर्व पाथ की लंबाई को मेजर किया तो मुझे मिला कि यह कर्व पाथ 3 मीटर लंबी है। तो मैं बोलूंगा कि इस बार पर्सन ने ए से बी तक जाने के लिए 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इस बार पर्सन ने ए से बी तक जाने के लिए 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हम देख क्या रहे हैं
कि यदि मुझे जानना है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी या फिर ये पर्सन कितना डिस्टेंस कवर किया, यदि मुझे ये जानना है कि ये पर्सन ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैं एक ही काम कर रहा हूं, इसके पाथ को, लेंथ को माप ले रहा हूं, ठीक है। और यदि पर्सन मान लो इधर से इधर गया, इस पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक पहुंचा, तो मैं देखूंगा कि यदि ये पर्सन इस पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक पहुंचा है, तो पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो मैं क्या करूंगा ना, इस ए से बी तक के पाथ को लंबाई को मापूंगा। मैं ए से बी तक के जाने वाली पाथ के लंबाई को मापूंगा, और मुझे मिला कि ये इस पाथ की लंबाई 5 मीटर है, तो मैं बोलूंगा कि पर्सन ने ए से बी तक जाने के लिए 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैंने देखा कि यदि मुझे ये जानना है कि पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने क्या किया, इसके पाथ के लेंथ को मापा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा, इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस पाथ लेंथ है। जिस भी पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव करती है ना, उस पाथ का लेंथ है डिस्टेंस। जिस भी पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव करती है, उस पाथ का लेंथ है डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं कि द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच द बॉडी ट्रेवल्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो कि द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप कुछ भी बोलो, लेकिन एक चीज चेंज नहीं कर सकते हो, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, the length of the path, the length of the path traveled by the body, traveled by the body during motion, is called length. oh length नहीं, distance is called distance. तो डिस्टेंस क्या है, तो लेंथ ऑफ द पाथ है। कौन सा पाथ, जिस पाथ पर बॉडी मूव करती है, जिस पाथ पर बॉडी मूव करती है उस पाथ का लेंथ है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, या फिर पॉइंट बना के लिख लो ना, चलो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो पाथ लेंथ है। डिस्टेंस इज नथिंग बट पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या है, तो पाथ लेंथ है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो बॉडी, कोई भी बॉडी ए पॉइंट पर खड़ा है, कोई भी बॉडी, या फिर मान लो ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से तुमको अच्छे से समझ में आएगी। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है भैया माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो माइनस वाई एक्सिस भी खींच लो, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन खींच लेते हैं माइनस वाई एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट यहां पर ओरिजिन पर खड़ा है, ओरिजिन ऊपर खड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या किया कि 2 मीटर तक इधर गया, 2 मीटर तक इधर गया, कितना, 2 मीटर तक। तो मैंने बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा पोजीशन है, मान लो ए पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट ओ से ए तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 मीटर। और
ऑब्जेक्ट क्या किया, वापस ओप आ गया। ऑब्जेक्ट क्या किया, ए पर गया और वापस 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 ओप आ गया, पोजीशन ओप आ गया। तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट ओ से ए तक जाने में और फिर वापस ए से ओ तक आने में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 मीटर ट्रेवल किया ओ से ए तक जाने में और 2 मीटर ट्रेवल किया ए से ओ तक आने में। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 + 2 4। ध्यान से समझो, लो ए है ए पोजीशन और ये है बी पॉइंट। ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, 2 मीटर का ट्रेवल किया, फिर वापस बी से ए पर आया, वापस बी से ए पर आया। ऑब्जेक्ट ने अगेन 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑब्जेक्ट ने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो 2 + 2 4 मीटर। ठीक है, वही चीज मैंने यहां पर बताया तुमको। ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया तो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वापस ओ से ए तक आया तो अगेन 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट ने टोटल 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट क्या किया कि ओ तक तो आया और ओ तक रुका नहीं, इधर चला आया, बी पोजीशन पर चला आया, बी पॉइंट पर चला आया। और इधर भी हमने देखा कि मान लो कि ये भी 2 मीटर है, ये भी कितना है 2 मीटर है। बी पोजीशन पर आया और रुक गया, खड़ा हो गया चुपचाप। तो ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, एक बार ओ से ए तक गया तो 2 मीटर, ए से ओ तक आया तो अगेन 2 मीटर, तो 2 2 4, फिर ओ से बी तक आया, ओ से बी तक आया तो 4 में 2 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ओ से बी तक आने में, तो 6 मीटर का। ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ओ से बी तक आने में, तो 6 मीटर का। ठीक है, या फिर मान लो ये है तुम्हारा प्लस एक्स एक्सिस, ये है प्लस वाई एक्सिस और ये है माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, ओ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, ओ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगी। ओ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है और ऑब्जेक्ट क्या किया, पॉइंट बी तक आया, पॉइंट बी तक आया और कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 मीटर का। ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर आया, पॉइंट बी पर पहुंचा। तो मैं बोलूंगा तुमसे कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुम क्या बोलोगे -2 मीटर, नहीं 2 मीटर बोलना है, 2 मीटर बोलना है। ठीक है, माइनस नहीं 2 मीटर बोलना है। ठीक है, भले ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे मान लो ये मार्कर है, मान लो 1 सेकेंड के लिए मान लो इस मार्कर की लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 15 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन क्या कभी इस मार्कर की लेंथ -10 मीटर हो सकती है क्या, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। उसी तरह से ये मार्कर क्या है, मार्कर की साइज तूने नापा 10 सेंटीमीटर, मतलब मार्कर की लेंथ तूने मापा 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा मार्कर 5 सेंटीमीटर का भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर का भी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर का हो सकती है, 20 सेंटीमीटर का हो सकती है। लेकिन क्या कभी ये मार्कर -10 सेंटीमीटर का हो सकती है क्या, हो सकती है क्या, जाके बाजार में खोजना, कभी भी कोई भी मार्कर -10 सेंटीमीटर का नहीं मिलेंगे। -10 सेंटीमीटर नीचे, 0 से भी नीचे चला गया ना। क्यों ये मार्कर -10 सेंटीमीटर का नहीं हो सकती है, क्योंकि लेंथ कभी भाई ये निगेटिव हो ही नहीं सकती। लेंथ 0 हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है, लेंथ 0 हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी तो पाथ ही लेंथ है। डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए डिस्टेंस भी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्टेंस भी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। जब बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा कि जब बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी ने 0 डिस्टेंस कवर किया, और जब बॉडी मोशन में है तो बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस 0 हो सकती है कब, जब बॉडी रेस्ट में है, और डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है कब, जब बॉडी मोशन में है। ये 2 मीटर 4 मीटर, ये तूने कहा ना कि 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 6 मीटर मतलब प्लस 6 मीटर, 6 के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस ही है ना, 2 मीटर मतलब प्लस 2 मीटर। ठीक है,
तो डिस्टेंस 0 हो सकती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, या बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी मोशन में हो, या फिर बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी मोशन में हो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को लिख दिया जाए कि डिस्टेंस में भी जीरो कब होती है? जब बॉडी रेस्ट में है। डिस्टेंस में भी पॉजिटिव कब होती है? जब बॉडी मोशन में है। लेकिन डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव। तो लिख देते हैं इस बात को, डिस्टेंस में भी जीरो कब होगी? मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, ड्यूरिंग रेस्ट। डिस्टेंस में भी जीरो, में भी पॉजिटिव कब होगी? जब बॉडी मोशन में हो। तो ड्यूरिंग मोशन, बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस will never be नेगेटिव। चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे बॉडी मोशन में हो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो डिस्टेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टेंस में भी जीरो और में भी पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज नथिंग बट द पाथ लेंथ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चलो समझा देते हैं यहीं पर कि मान लो कोई पर्सन एक पॉइंट पर खड़ा है और इसको बी पॉइंट पर पहुंचना है। तो पर्सन एस से इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट पर पहुंच गया। पर्सन ए पर खड़ा है और थोड़ी देर के बाद पर्सन इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, और इस पाथ की लेंथ कितना है? तो 2 मीटर। तो मैं बोलूंगा कि पर्सन ए से बी तक जाने में 2 मीटर का कवर किया। अगेन पहले मैं बता चुका हूं कि पर्सन यदि इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पर पहुंचता है ना, और मैंने नापा इस पाथ की लेंथ जो है, इस पाथ की लेंथ जो है, इस पाथ की जो लेंथ है वो है कितना? 3 मीटर। तो मैं बोलूंगा कि पर्सन ए से बी तक जाने में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और यही पर्सन इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पर तक पहुंचता है, इस पाथ को फॉलो करते हुए बी तक पहुंचता है, और मुझे जाननी है कि पर्सन इस पाथ को फॉलो करते हुए बी तक पहुंचा तो कितने डिस्टेंस कवर किया। तो मैं क्या करूंगा, इस पाथ की लेंथ को मापूंगा। और जब हमने इस पाथ की लेंथ को मापा ना, तो हमने देखा कि इस पाथ की लेंथ कितना है? तो मान लो 4 मीटर है। तो पर्सन ए से बी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो मैं देख रहा हूं क्या कि पर्सन लगातार ए से बी तक ही पहुंच रहा है। मैं देख रहा हूं क्या कि पर्सन ए से बी तक पहुंच रहा है, लेकिन जब वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, तो उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और पर्सन जब ए से बी तक पहुंचने के लिए इस पाथ को फॉलो किया ना, तो उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और वही पर्सन जब ए से बी तक पहुंचने के लिए इस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, तो उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और कोई दूसरा पाथ लोगे तो डिस्टेंस फिर से बदल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो डिस्टेंस है ना, वो पाथ डिपेंडेंट होती है। डिस्टेंस इज द पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस क्या है? तो पाथ लेंथ है। तो जैसे ही पाथ की लेंथ बदलेगी वैसे ही डिस्टेंस भी बदल जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज द पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस इज द पाथ डिपेंडेंट।
जैसे ही पाथ की लेंथ बदलती है वैसे ही डिस्टेंस बदल जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं कि डिस्टेंस इज द पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस इज द पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस क्या है तो पाथ डिपेंडेंट है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो कोई पर्सन है जो ए पोजीशन पर खड़ा है और पर्सन ने इस पाथ को फॉलो करते हुए कहां पहुंच गया, बोलिए बी पोजीशन पहुंच गया। पर्सन ए पोजीशन पर खड़ा है और कुछ टाइम बाद पर्सन इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, अब बताओ तुम में से कि ए से बी तक जाने के लिए कितने पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। ए से बी तक जाने के लिए क्या यही एक पाथ है? ए से बी तक जाने के लिए क्या यही एक पाथ है? नहीं, और भी पाथ हैं। ए पर्सन इस पाथ को भी फॉलो करते हुए बी तक जा सकता है, इस पाथ को भी फॉलो करते हुए बी को जा सकता है, इस पाथ को भी फॉलो करते हुए बी तक जा सकता है, इस पाथ को भी फॉलो करते हुए बी तक जा सकता है ना। पर्सन ए से बी तक जाने के लिए इनमें से किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है, उसकी मर्जी। और ए से बी तक जाने के लिए कितने पाथ पॉसिबल है तुम बता सकते हो? कितने भी पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। लो कितने भी लाइन खींच लो, तुम्हारे कॉपी का पेज खत्म हो जाएगी लेकिन ये पाथ खत्म नहीं होंगे। चाहे कितनी भी बड़ी तुम्हारे कॉपी हो, तुम्हारे कॉपी का पेज खत्म हो जाएगी लेकिन ये पाथ कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब ये कि दो पॉइंट के बीच इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। देयर इज इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल इन बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। तो इस लाइन को भी लिख दिया जाए कि देयर इज इनफाइनाइट पाथ इज पॉसिबल इन बिटवीन टू पॉइंट्स। क्योंकि डिस्टेंस पाथ लेंथ है ना, तो पाथ के भी बारे में जानना आवश्यक है कि देयर इज इनफाइनाइट पाथ is possible in between चलो the two points। दो पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आप लोगों को पता है? नहीं पता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो अब जाइए मेरा वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स देखिए, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हमने बताया है। वहां पर हमने अच्छे से बताया कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इनकी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस बोलिए क्या होते हैं? बोल दीजिए, बोलो। मीटर। क्या होती है? मीटर। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मीटर को। मीटर पूरा लिखना होता है, ऐसे लिखना, और सिंबल में लिखना तो स्मॉल एम लिखना। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अब हम एक बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं बताइए, क्या बच गया?
डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, बोलो क्या होगी डायमेंशन। देखो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर होती है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब मुझे तुम ये बताओ कि मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट होता है। वैसे तो मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट होता है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। अब मुझे तुम ये बताओ कि मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है। वैसे तो ये मीटर इस डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वैसे तो ये मीटर इस डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट है, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है। यहां पर डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डेराइव क्वांटिटी है। यहां पर डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डेराइव क्वांटिटी है। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है। तो मीटर लेंथ का एसआई यूनिट है, और लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर किसका एसआई यूनिट है, किस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है, तो लेंथ का है। तो बस किसका है, लेंथ का है। तो डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, कैपिटल एल, एल फॉर लेंथ। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। कैसे है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, और मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है, तो लेंथ का, इसलिए डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल एल हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक यही तक, डिस्टेंस तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।